खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है बीजेपी ने फॉर्म को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। तेलंगाना और एमपी में दर्ज केस छुपाने का आरोप मीनाक्षी नटराजन पर लगाया गया है। दिग्विजय के निर्वाचन रूम जाने पर हंगामा भी हुआ है। विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस में धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है तेलंगाना और एमपी में दर्ज केस छुपाने का आरोप मीनाक्षी नटराजन पर उन्होंने लगाया है। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनके साथ हम और भी जानकारी लेंगे। मनोज जी, बहुत बड़ा अपडेट, जहां मीनाक्षी नटराजन के जो फॉर्म को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है बीजेपी ने, और ये बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना और एमपी में दर्ज केस को छुपाया है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब आगे क्या हो सकता है इस पर? देखिए, जब से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए तीसरे कैंडिडेट का नाम घोषित किया है, तब से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का सियासी ड्रामा दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। पहले कांग्रेस ने सियासी बाड़ेबंदी के लिए अपने विधायकों के लिए फैसला किया कि उनको कर्नाटक भेजा जाएगा, तो उनके 72 सीटर प्लेन के लिए 100 लोग कांग्रेस के लोग पहुँच गए, जिनमें विधायकों के साथ उनके परिजन थे। तो 3 घंटे एयरपोर्ट पर हंगामा चला और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके प्लेन को उड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके बाद कुछ सीनियर्स विधायकों को रोका गया और उस प्लेन को अब से आधी घंटा पहले अनुमति मिली कि वो उड़ जाए। उसी दौरान ये खबर आई कि बीजेपी के तमाम सारे नेता, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और तमाम सारे नेता अचानक से विधानसभा पहुंचते हैं और नामांकन फार्म को लेकर आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जो राज्यसभा उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जानकारियां पूरी नहीं दी है। उनका आरोप है कि जो मध्य प्रदेश और तेलंगाना, कुल मिलाकर जो 3 आपराधिक मामले हैं, उसको इस नामांकन फार्म में छुपाया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं, उमंग सिंगार पहुंच जाते हैं और अब से कुछ देर पहले जो विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया के बेटे, आदिवासी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अभी कुछ देर पहले विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम सारे नेता वहां पहुंचे हैं। जीतू पटवारी के पहुंचने की खबर है और वो बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार कहते हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी बहाने उनका जो तीसरा कैंडिडेट है वो चुनाव नहीं जीत पा रहा है, इसलिए बीजेपी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कराकर षड्यंत्रपूर्वक इस तीसरी सीट को जीतने का प्रयास कर रही है। जब ये खबर पहुंची तो कांग्रेस के और दूसरे कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिनको पुलिस ने अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद हाथापाई की स्थितियां निर्मित हो गई और पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। अभी जो विधानसभा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो यही है कि जो बीजेपी की आपत्तियां हैं उसको अभी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और एक मौखिक सलाह उनको दी गई है कि अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि जो कांग्रेस का जवाब है कि आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, केवल पुलिस ने मौखिक नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था, तो आप इस पर कोर्ट जा सकते हैं। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चल रही है और बीजेपी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह चूँकि उसने सदन का हिस्सा नहीं है, ना विधायक हैं, तो वो किस हैसियत से वहाँ पहुँचे हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो हमारे सीनियर नेता हैं और अभी राज्यसभा के वो मौजूदा सदस्य हैं, क्योंकि 18 जून तक उनका कार्यकाल है। इसको लेकर भी बड़ी गहमागहमी चल रही है और दोनों ही पक्ष अपने अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा ले रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने तमाम सारे जो बड़े वकील हैं, विवेक तनखा सहित और दूसरे, उनसे संपर्क साधा है और बीजेपी की लीगल सेल भी उस काम में जुट गई है कि इसका लीगल पक्ष क्या हो सकता है, जिसके आधार पर यहीं पर विधानसभा के स्तर पर ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करा दिया जाए। तो कुल मिलाकर मामला अभी दिलचस्प हो गया है और अभी विधानसभा परिसर के अंदर गहमागहमी चल रही है। अब जब तक कि कोई ठोस ओपिनियन नहीं आती है विधानसभा सचिव की ओर से कि उस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है, कि नामांकन को लेकर क्या उन्होंने माना है, उनका अभिमत क्या है, वो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इसको कोर्ट में चुनौती देगी। अगर वो कोर्ट में चुनौती दी होगी तो फिर कल का दिन महत्वपूर्ण होगा और फिर ये भी देखना होगा कि क्या कोर्ट उसको कल ही सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लेती है या फिर बीजेपी उसको हाई कोर्ट तक जा सकती है। पर बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नामांकन खारिज हो जाता है मनोज जी, तो फिर कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी आप भी कह रहे हैं कि लीगल टर्म्स को देखते हुए फिर आगे बीजेपी या फिर कांग्रेस इस पर आगे जो भी कदम उठाएंगे, लेकिन अगर खारिज हो गया तो फिर कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, 2 चीज़ें। पहली बात है कि क्या वो विधानसभा जो जहाँ नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, क्योंकि जब कोई भी नेता इस तरह के नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो उनके साथ लीगल सेल की पूरी एक टीम होती है। तो ये पूरी टीम मीनाक्षी नटराजन के साथ भी पहुंची थी। वहाँ हलफनामा जब दायर किया तो उन्होंने संपत्ति की जानकारी, अपराध का ब्यौरा दिया था।
तो उस लीगल सेल ने सारे एक्सपेक्ट नहीं देखे थे या मीनाक्षी नटराजन ने ये जानकारी नहीं छुपाई थी। और अगर ये यहाँ से नामांकन खारिज होता है तो फिर कांग्रेस क्या उसको कोर्ट में चुनौती देगी? अगर कोर्ट तक मामला जाता है और अगर कांग्रेस के खिलाफ फैसला होता है तो फिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता उनके सामने खुला हुआ है। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि फिर दोनों ही पक्ष उसके लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और बीजेपी का एक तरह से माइंड गेम भी है कि दोनों मोर्चे पे उनको उलझाया जाए, एक तो लीगल उसमें उलझा दिया जाए और दूसरा एक जो हवा बना दी बीजेपी ने कि कांग्रेस के खेमे में बगावत होने वाली है और तीसरी सीट पर जो उम्मीदवार उतारा है इसके बाद से कांग्रेस में जिस प्रकार की घबराहट है, उनने अपने विधायकों को सपरिवार उनको कर्नाटक भेजने की तैयारी है और हो सकता है जब हम बात कर रहे हो तो वो प्लान कर्नाटक के लिए उड़ भी चुका हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव में कांग्रेस आ गई है। अब ये मामला यही सुलझता है या कोर्ट जाता है, और कोर्ट जाता है तो क्या इसका निराकरण कब तक होता है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख कल निकल गई है। अगर ये कल ड्रामा होता तो कांग्रेस के पास एक मौका था कि वो किसी और को अपना नाम उम्मीदवार घोषित कर सकती थी, लेकिन अब ये पहलू उनके हाथ से निकल गया और ये चीज़ कांग्रेस को भी पता है और ये चीज़ बीजेपी को भी पता है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत संभवतः जो मेरी बात हुई है बीजेपी के कुछ नेताओं से, उनका साफ तौर पर कहना है कि जानकारी तो उनको इसी दिन हो गई थी कि जिस दिन मीनाक्षी नटराजन ने फार्म दाखिल किया था, लेकिन अगर हम उस दिन आपत्ति जताते तो शायद कांग्रेस कैंडिडेट बदल सकती थी। लेकिन अब कांग्रेस के पास से वो मौका निकल गया है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख निकल गई है। 8 जून आखिरी तारीख थी। अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता फिलहाल बचा नहीं है। अब जो कुछ बचा है वो लीगल तौर पर बचा है कि पहले यहाँ नामांकन क्या खारिज होता है कि नहीं होता है, और विधानसभा सचिवालय उस पर क्या निर्णय लेता है। अगर विधानसभा सचिवालय निर्णय नहीं लेता है तो फिर दोनों पक्षों के बाद कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो बातें छुपाने की बात कही जा रही है, क्या वाकई ऐसे मामलात हैं मीनाक्षी नटराजन पर जिसको लेकर उन्होंने छुपाया होगा या गलती से लिखना भूल गए? आपको क्या लगता है कांग्रेस अपने पैर पर खुद तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगी? और बीजेपी ने जो दाव खेला है बहुत टाइमिंग के साथ खेला है। देखिए, कई बार होता है कि नेताओं को जानकारी नहीं होती। जैसे मुकेश मल्होत्रा का मामला है कि एक पेड़ कटाई के मामले का उन्होंने मामला छुपाया, उसको चैलेंज दिया रामनिवास रावत ने, मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने पाया कि उन्होंने आपराधिक मामला छुपाया है। मुकेश मल्होत्रा की दलील थी कि साहब वो तो पेड़ कटाई का मामूली सा मामला था तो शायद गलती से छूट गया, लेकिन कोर्ट ने माना क्योंकि आदिवासी इलाकों में पेड़ कटाई का मामला था, आदिवासी पेड़ों को भगवान के रूप में पूजते हैं। ऐसे में आपने एक गलत मंशा के साथ ये जानकारी छुपाई थी। कोर्ट ने उनका नामांकन निरस्त करके न केवल रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था, मामला हाईकोर्ट तक गया, उसमें विधायकी तो बच गई है मुकेश मल्होत्रा की, लेकिन फिलहाल उसमें ये कंडीशन जोड़ दी है कोर्ट ने कि उनको वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं, राज्यसभा में वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे और ये मामले की सुनवाई चल रही है। एक आपराधिक मामले में हमने देखा है कि जो दतिया के विधायक है राजेंद्र भारती, उनको सजा हो गई है, उनका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। तो कई बार ऐसा होता है। अभी हमने देखा कि आरिफ मसूद के एक मामला कोर्ट में चल रहा है, जो चुनाव हारे थे बीजेपी के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह, उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि इन्होंने आपराधिक मामले छुपाए। उस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। तो कई बार होता है कि छोटे मोटे जो मामले होते हैं तो नेताओं के कई सारे इतने सारे मामले होते हैं, जब उनका लंबा वक्त बीत जाता है तो वो उनके ध्यान से कई बार उतर जाता है और कई बार लीगल जो उनकी टीम होती है वो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो फिर बाद में परेशानियां खड़ी करती है। ये मामला ऐसा है कि जिसमें पहले ही चैलेंज कर दिया गया है। तो कई मामले ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं की ध्यान में अगर ये मामला बाद में आता तो अगर खुदा ना खास्ता अगर 18 तारीख को निर्वाचन के बाद अगर मीनाक्षी नटराजन जीत जाती, जैसा कि संख्या बल के हिसाब से हमको लग रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी या जो हारे उम्मीदवार थे बीजेपी के केवट, वो उसको बाद में चैलेंज करते। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कई बार नेताओं की गलती से ऐसा हो जाता है। कई बार उनको लगता है कि पता नहीं, उनके केस का स्टेटस उनको पता नहीं होता, क्योंकि लंबी लंबी पेशियाँ चलती है 6-6, 8-8 महीने के ड्यूरेशन में। जी सर, लेकिन यहाँ एक और पिक्चर में जो एंट्री दिग्विजय सिंह की हुई है, पहले तो यही कहा जा रहा था कि उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, हो सकता है उनके जो समर्थक हैं उनकी नाराजगी, ज्ञानचंदानी जी की नाराजगी सामने आई थी, और फिर नटराजन के पक्ष में उनकी भूमिका, उनका पिक्चर में एंटर हो जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके इकलौते एक जो नरेश ज्ञानचंदानी थे जिन्होंने विरोध किया था, इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिग्विजय सिंह मंझौए राजनेता, उनको पता था कि उम्र के जिस पड़ाव पर वो खड़े हैं तो शायद उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाए, तो उंगली कटाकर वो खुद शहीद की भूमिका में आकर उन्होंने कई तो इसे उसको पेश किया कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है राज्यसभा नहीं जाकर। पूरी कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हीं को राज्यसभा भेजा जाता, लेकिन उनको पता है कि उनके बेटे का राजवर्धन सिंह का बहुत बड़ा अभी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है,
पहली बार चुनाव जीतने के बाद वो कमलनाथ मंत्रिमंडल में सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए थे। अभी वो फिर से राघोगढ़ से विधायक और मुश्किल 5000 वोट से उनकी लीड हो पाई थी। बीजेपी ने उनको करारी टक्कर दी थी और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर चंबल में पैर पसारना शुरू किया। तो जीतू पटवारी ने उनको गुना का जिला अध्यक्ष बनाकर उनको एक तरह से दायरे में उनको बांध दिया है। तो दिग्विजय सिंह को पता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके बेटे युवा हैं, कांग्रेस में उनका भविष्य है, तो वो ऐसा कोई जोखिम नहीं लेंगे कि आला कमान के खिलाफ सीधी बगावत करें, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। सिद्धारमैया ने प्रेशर बनाया, राहुल गांधी ने उनको दो टूक शब्दों में कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। डीके शिवकुमार हमने देखा कि मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक के। केरल में हमने देखा कि सतीशन को उन्होंने कहा और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो अब कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी को आंखें दिखा सके। तो ये गलती दिग्विजय सिंह कभी नहीं करने वाले। तो यही कारण था कि इकलौती आवाज़ जो नरेश ज्ञानचंदानी की इसके खिलाफ उठी थी और उन्होंने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, अब आगे देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन के लिए क्या कुछ जो कार्रवाई होती है, जो लीगल टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस क्या कुछ करती है और बीजेपी के जो आरोप हैं वो कितने उनके काम आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनके 2 जगह से जो मामला हैं उनको लेकर बीजेपी का कहना है कि वो फॉर्म में नहीं दर्ज किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तेलंगाना और एमपी में केस दर्ज किए गए हैं, वो छुपाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस का इस पर कहना है कि उसको लेकर सिर्फ उन्हें नोटिस मिला था, किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। अब आगे देखते जाइए, क्योंकि एक के बाद एक हैपनिंग्स यहाँ पर हो रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में तीसरी सीट के अनाउंसमेंट के बाद ही जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, तो वहीं से ये मामला इतना सुलझा हुआ नहीं होगा, इसका आकलन किया जा रहा था और वैसा ही हो रहा है। अब मीनाक्षी नटराजन के सामने परेशानियां तो हैं, लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमको यहाँ पर बुलाया गया है, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। वहाँ क्या स्थिति चल रही है वो एक बार जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम लोग आए हैं ताकि फटाफट जाकर वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है उसका जायजा लें और उसमें किस तरह से हमको आगे रणनीति बनानी है उस पर काम हो। देखिए, जिस तरह से गुंडागर्दी दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, वो सदन के सदस्य नहीं है, पर वो अंदर जाकर इसका कानूनी प्रक्रिया में अगर भाग लेने का काम कर रहे हैं। न तो वो पोलिंग एजेंट हैं उनके, न ही कोई उनके ऑफिसर हैं जो फॉर्म जमा करते हैं या क्या करते हैं, पर उसके बावजूद अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहोगे, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना चाहोगे, तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कानून का राज है। अगर कानून से हटकर आप कुछ भी काम करोगे, ये विधानसभा सचिवालय का मामला है, वो उसको हैंडल करने दीजिए। आप कौन होते हैं वहां पे प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले? कहना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस, क्योंकि वहां पर धक्का मुक्की भी हुई है। दिग्विजय सिंह जी की भी एंट्री हो गई है, जिसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई, क्योंकि वो विधायक तो है नहीं, लेकिन अभी भी उनका राज्यसभा में जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। आइए, रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर बीजेपी की आपत्ति, और हम देख रहे हैं विधानसभा के अंदर जो धक्का मुक्की की तस्वीरें वो भी आई और दिग्विजय सिंह की भी एंट्री वहां पर हुई है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक हैपनिंग सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अगर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होता है तो कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है, क्लियर तौर पर, क्लीन तरीके से बीजेपी के पाले में वो सीट चली जाएगी। फिर बिल्कुल राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है और इस वक्त अब मौजूद है भोपाल विधानसभा में, और आप देख सकते हैं जो अब अंदर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे विधानसभा के चारों तरफ के जो गेट को लगा दिए गए हैं, काफी हंगामा जो है इस विधानसभा में हो रहा था, जिसके चलते पूरे विधानसभा के गेट अंदर से गए हैं और तमाम जो गार्ड हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साफ तौर से बता दें, विधानसभा प्रतिनिधि सुमन सिंह का कहना है भाजपा की आपत्ति को उन्होंने नाजर बताया है। उन्होंने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें केवल कोर्ट से एक नोटिस मिला है। हेमंत कटारी और विक्रांत बुढ़िया की हम बात करें, उनको पहुंचने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर एक बार फिर हंगामा हो गया था, नारेबाजी और शोर शराबे के बीच धक्का मुक्की के भी कुछ बात सामने आई थी। फिलहाल अभी स्थिति शांत है और पूरी तरीके से गुंडागर्दी का आरोप जो है बीजेपी अब कांग्रेस में लगा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स का जो आरोप है बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। साफ तौर से बीजेपी के लोगों का कहना है ये चीजें ठीक नहीं है। इस तरीके से जो विधानसभा सदन के जो
सदस्य नहीं है वो अंदर आकर जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गलत है। नटराजन के नामांकन आपत्ति जताने करने विभाग के जब कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो नेता पहुंचे थे, उस समय इस तरह की विवाद की स्थिति पूरी बनी, और कहीं ना कहीं पूरी चीजें जो है और दिलचस्प जो राज्यसभा चुनाव की है वो बढ़ी जा रही है। आपको बता दें के अनुसार केवल 10 मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में देना जरूरी होता है। नोटिस मिलने की स्थिति में जानकारी देना अनिवार्य नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्य से आवश्यक अनावश्यक आपत्ति लगाई है, जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन ने वकीलों ने रिटर्निंग जो ऑफिसर है उसके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब अंतिम फैसला रिटर्निंग ऑफिसर लेंगे, यानी जो फैसला होगा कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं होता है तो स्थितियां काफी कांग्रेस की बिगड़ सकती हैं। अगर पक्ष में होता है तो चीजें जो सामान्य चलती रहेंगी लगातार, चाहे वो विधायकों का मामला हो, फॉर्म भरने से लेके आपत्ति का मामला हो, ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं अब सियासी रूप ले रहा है राज्यसभा चुनाव। जी बिल्कुल रिजवान, अब आने वाले समय पर देखना होगा। हालांकि अभी भी इस तरह के कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि मीनाक्षी नटराजन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है कि उनके नामांकन में जो ये जानकारी उन्होंने नहीं दी है उसको लेकर उनका क्या तर्क है। लेकिन अब नजर बनी हुई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो विमान में बैठ चुके हैं तमाम वो विधायक, लेकिन बड़े नामों को यहाँ कांग्रेस ने रोक कर रखा हुआ था। कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस के बड़े नाम जिन्हें यहाँ पर रोका हुआ है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को भी ऐसा कुछ आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? हालांकि तारीख निकल गई है तो कांग्रेस भी इस पर अगर रोक भी लिया है कुछ लोगों को, तो लगता नहीं कि कुछ कर पाएगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सिंगार की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, और तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, उनका नाम जो है आज बेंगलोर जब वो कर्नाटक की फ्लाइट जा रही थी उसमें नहीं था। उनका कहना था कल जो है। ठीक है, लौट रही है मैं रिजवान आपके पास। कांग्रेस से विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही। विक्रम जी, पूरा मामला आपकी नजर में भी होगा। इस पूरे मामले में ये माना जा रहा है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, आपत्ति सही साबित होती है बीजेपी की, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्लीन तरीके से 3rd सीट भी राज्यसभा की बीजेपी के पास चली जाएगी। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में अगर कोई चीजें छूटी हैं तो उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, चीजें कोई भी नहीं छूटी है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो जस्ट लाइक अ पोस्टमैन होता है। वो उसको किसी भी ऐसी चीज का सत्यापन करने का अधिकार नहीं रहता है जो निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर की अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई हो। एक बात, उसका काम ये रहता है कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, फॉर्म भी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है कि नहीं है, आवेदक है और जो उसके समर्थक और जो है वो ठीक है कि नहीं है, इन सब चीजों की वो जानकारी एकत्रित करके उनको जब सत्यापित करता है तो फॉर्म को वैध मान लिया जाता है। लेकिन ये जिस तरीके की आपत्ति ये लोग उठा रहे हैं, ये आपत्ति जो है रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र के बाहर की आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि यदि मैं कोई कागज प्रस्तुत करता हूं तो उसका सर्टिफिकेट क्या है कि सही है या गलत है? वो कौन सी अथॉरिटी होगी? वो आरओ तो होगा नहीं, वो तो कहीं बाहर की अथॉरिटी होगी। इसलिए जो आरओ रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, वो जो सारभूत आहर्ताएं हैं सिर्फ उनको सत्यापित करता है, इसके बाहर की चीजों को सत्यापित नहीं करता। वो फिर दावे आपत्ति कोर्ट में जाते हैं। लेकिन चूंकि आप देख रही हैं कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, इन्हीं की सरकार है और इन्हीं के 150 से 200 जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर चिल्ला रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। न पुलिस दिखाई दे रही, न प्रशासन दिखाई दे रहा है। तो सरकार भी इनके, गुंडे भी इनके, तो मशीनरी भी इनकी। तो ये जो चाहे वो सब कर सकते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टि से और पर्चा भरने के सारी नियम प्रक्रिया की दृष्टि से हम सही हैं। जी, यानी आप आश्वस्त हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन दाखिल हुआ है वो बिल्कुल सही है? जी हाँ, उसमें ऐसा है कि जब किसी भी आरोप को या तो पुलिस अथवा कोर्ट ने जब चार्जशीट नहीं किया है तब तक उसको उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपके खिलाफ एक आवेदन कर दिया कि साहब इन्होंने हमको कुछ किया है, तो उसका जो यदि कोई नोटिस जारी होता है तो वो जांच प्रक्रिया का विषय है। वहां आपको अभी तक आरोपी नहीं माना गया है। जब तक आरोपी नहीं माना गया है, चार्जेस और धाराएं फ्रेम नहीं की गई हैं, तब तक मैं या आप क्या उल्लेख करेंगे? भाई पहले धाराएं तो लगने दीजिए, तब तो हम उल्लेख करेंगे। अभी तो मामला विवेचना में, वो अनिवार्य नहीं होता है। ये उसी बात को इशू बनाए हैं जो कि सरासर गलत है और झूठ है।
ये बात भी निकल कर आ रही है विक्रम जी कि बीजेपी ने भी इस पूरे मामले में सारे लीगल टर्म्स को देखते हुए ये आरोप लगाए हैं, और अगर बीजेपी ने भी इन सारी चीजों को लेकर तमाम चीजों को ध्यान रखा है, तो फिर बीजेपी का इतिहास और आचरण देख लीजिए। लीगल, वैधानिक, जायज जैसी चीजें तो इस पार्टी के आसपास ही नहीं होती हैं। निश्चित तौर पे आपका आपत्ति करना आपका अधिकार है, कोई हम उसमें, इनकी आपत्ति पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, और इनकी आपत्ति का हम आपको जो जवाब दे रहे हैं वो ये जवाब है कि पहली बात तो आरओ जो है वो सारभूत चीजों को देखता है कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, आदि आदि। जब ये सब बातें वो सही पाता है तो फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है। और जो प्रकृति की ये आपत्ति लगा रहे हैं वहां तक इनको स्वतंत्रता है आपत्ति लगाने की, इनको अधिकार है आपत्ति लगाने का, लेकिन उसका जवाब हम दे तो रहे हैं। अब ये तो न्याय के ऊपर निर्भर करता है ना, यदि न्याय निष्पक्ष है तो हमें यकीन है हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन जैसा कि हमें अपने सूत्रों से पता चल रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को मुख्यमंत्री किस अधिकार से फोन लगा रहा है, आप ये बात तो पूछिए कि मुख्यमंत्री का क्या इंटरेस्ट है, और वो किस अधिकार से जो निर्वाचन की प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं मुख्यमंत्री, किस अधिकार से वो आरओ को फोन लगा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, हमारी चिंता का विषय ये है, हमारी चिंता का विषय कानूनी प्रक्रिया नहीं है। जी ठीक है विक्रम जी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। दुर्गेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार पारुल जी। विक्रम जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका कहना है कि न्याय अगर होगा तो मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं क्यों आखिर मुख्यमंत्री रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? देखिए, जिस तरह से आज जो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन करने का काम किया है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। आज जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा में, जब इस तरह के धक्का मुक्की दिग्विजय सिंह जी कैसे अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले गए, जीतू पटवारी जी कैसे अंदर मिलने चले गए, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। अगर आपको कानून पर विश्वास है तो कानून अपना काम करेगा। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि आपको कानून पर विश्वास करके काम करना चाहिए। आप सिर्फ अपनी बातों तक सीमित न रहिए कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। अगर ये सब अपने आचरण में भी लेके आना चाहिए कांग्रेस को, पर इसके विपरीत धक्का मुक्की करते हुए दिखे, नारे लगाते, नारेबाजी करते हुए ये सब लोग दिखे। और जिस तरह से मैं भी अंदर विधानसभा में वहां पे उपस्थित था तो मैंने भी ये देखा कि जो बात कांग्रेस के लोग करने का काम कर रहे थे, एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे थे, पावर पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह से इनकी झांसे में, इनके दबाव में आने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से जो फैसला आना है 5:30 बजे वो रिटर्निंग ऑफिसर फैसला देगा। रही बात पारुल जी, अगर आप क्यों तथ्यों को छुपाने का काम करते हो? पूर्व में भी आपका एक विधायक इसी तथ्य को, अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाने के चक्कर में अपनी सदस्यता खोते हुए दिखे, अदालत ने उनको दोषी माना है। और आज भी इस चीज को इन्होंने वहां पे अपनी जो बातें छुपाने का काम किया। अगर छुपाई है तो उसको फिर आपको तैयार रहना चाहिए, कानून अपना काम करेगा ही। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो आपत्तियां बीजेपी ने दर्ज कराई है उस मामले में आरोपी नहीं है, उनको खाली नोटिस मिला हुआ एक आवेदन दिया गया था, तो ये जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं होता, ये कांग्रेस का कहना है। तो आप लोगों ने किन लीगल टर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये आरोप लगाए? देखिए, नोटिस नहीं, कोर्ट ने सम्मन जारी किया है वो कोर्ट के माध्यम से, और अगर इनको जानकारी नहीं है तो इन्होंने वहां पे अपना जवाब क्यों प्रस्तुत किया है? जब इन्होंने अदालत में उस चीज का जवाब प्रस्तुत किया हुआ है, अदालत में उस बात को लेकर ये वहां पे बैठे गए हैं, तो फिर इनको छुपाने की क्या जरूरत थी? जब इतने सारे कॉलम थे, हमने तो इनका फॉर्म भरा नहीं, फॉर्म तो कांग्रेस नहीं भरा ना पारुल जी, जी इनके ही लोगों ने फॉर्म भरा, तो इन लोगों ने छुपाने का काम क्यों किया उस चीज को? जिस चीज में आप कोर्ट में पेश होकर आप एफिडेविट लगा चुके हो, आप जवाब दे चुके हो, उस चीज को छुपाने की क्या जरूरत है? यही कारण है तो उसको हमने आपत्ति पुरानी गलतियों से कांग्रेस ने शायद सबक नहीं लिया। विक्रम जी बहुत शॉर्ट में दीजिएगा जवाब। नहीं मैडम, इनकी बात पूरी तरह झूठ है। यदि हम इनकी बात मान लें, यदि कोर्ट किसी को नोटिस देता भी तो है तो जरूरी नहीं है कि वो आरोपी हो। कोर्ट अन्य साक्ष्यों के प्रमाणीकरण के लिए भी किसी को बुलाता है। ये इन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही है कि फला धाराओं में मीनाक्षी नटराजन आरोपी हैं। ये क्यों नहीं कह रहे ये बात? जब तक आरोपी नहीं तब तक हम किस बात का हॉल लेख कर देंगे? आप समझिए ना इस बात को, पूछिए इनसे इस बात का कि किस धारा में आरोपी। चलो आप अगर आरोपी नहीं है तो आपने जवाब क्यों पेश किया कोर्ट में? फला धारा में आपने वो जवाब देने का काम क्यों किया? इन्होंने इनको बताना चाहिए। और जो वहाँ पे वकील ने वो सब चीजें शो करने,
ठीक है। अरे नहीं केसवानी जी, आप कहाँ, आप ये तो बताइए कि हमारा मुझे लगता है 5:30 है। बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं और हमें इंतजार करना चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए। आरोप प्रत्यारोपों के तरीके देखना होगा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वही के वही रहता है या फिर निरस्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो तीसरी सीट है, यानी बीजेपी के पास नंबर्स के हिसाब से 2 सीटें उनके पास जा रही हैं, लेकिन तीसरी सीट को लेकर पूरी गहमा गहमी है और इतने पूरे दिन में बहुत सारी हैपनिंग्स हो चुकी हैं। कई सारे कांग्रेस विधायकों का कर्नाटक की तरफ चले जाना, वहां से भी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।